हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस क्वेश्चंस को, जिसमें देखेंगे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इससे पहले मैंने आपको 5 पार्ट तक कंप्लीट कर चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के जो द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था वह किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं उन्हें आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं, और इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में फ्रेंड्स जो जानकारी दी गई थी वो ऑस्ट्रिया के जो निवासी थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। और इसके बारे में जो ये प्रयोग के लिए किस चीज़ के पौधे का उपयोग किया था, तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकेंड ये कह रहा है कि क्रोमोसोम शब्द जो था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम शब्द जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्डेयर। ठीक है फ्रेंड्स, वाल्डेयर ने दिया था 1888 ईस्वी में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है फ्रेंड्स, लाइसिन और आर्जिनिन। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हिस्टोन होता है एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि आनुवंशिकी लक्षणों के विकास वंशागति का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया था। हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटाबुलेरिया पर। ठीक है फ्रेंड्स, एसिटाबुलेरिया केंद्रक की खोज में उपयोगी सवाल होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर में, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि से लोग पीड़ित होते हैं उनके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस की यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष की बात की जाती है तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस का इंग्लिश में वर्ड होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि आप इंग्लिश वाले वर्ड को भी, साइंस की बात चलती है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके लेकर चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस होगा। दूरदृष्टि दोष के लिए कन्वेक्स लेंस, जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो ऊर्जा होती है वो किसके दहन से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। यकृत से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इन कथनों में सत्य कथन को चुनें। ठीक है, यानी कि आपको जो बताना है कि यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है। तो एक एक पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि यकृत जो होता है यह पित्त का स्राव करता है और वसा का पाचन में मदद करता है, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट पॉइंट कह रहा है कि जो पित्त का स्राव होता है वो यकृत से ही होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, पित्तरस वसा के पाचन में मदद करता है। पहला पॉइंट्स करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करें तो ये शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ये पॉइंट गलत है यकृत के संबंध में। यानी फ्रेंड्स अगर हम बात करें लीवर के अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट गलत कह रहा है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी करता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह ग्लाइकोजेन के लिए संचायक अंग का कार्य करता है। ये पॉइंट यानी कि ये पॉइंट आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 एंड 3। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमें मोटिवेट मिलता है इस टाइप के और वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन जो होगा वो सही है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को चूने के पत्थर को भट्टी में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है, ना कि चूने के पत्थर को। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में समानता विरंजक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या होना चाहिए था कि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो बुझे हुए चूने से क्लोरीन प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है पहला पॉइंट्स में, और सेकंड पॉइंट में हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इसको विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे सही है और फर्स्ट पॉइंट गलत है, इसलिए हम कहेंगे कि केवल और केवल सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणविक जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कथन जो कि सही है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कह रहा है, हीलियम गैस का उपयोग हवाई जहाज़ के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करें कि हीलियम की खोज सर विलियम रैमसे तथा मॉरिस डब्ल्यू टायरवर्स ने की थी। ये पॉइंट गलत है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हीलियम की खोज किसने की थी। जब ये गलत हो जाता है तो हीलियम की खोज पियरे जेनसन और जोसेफ नॉर्मन लोकियर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट तो सही है, सेकंड पॉइंट गलत है। तो कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही होगा। ओनली वन को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का एक और उपयोग होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने देखा कि टायर में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि श्वसन के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखतः होते हैं। क्या होते हैं बताइए। जो रेशम के रेशे होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक रूप से रेशम के रेशे एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसलिए ऑप्शंस ए को टिक करेंगे। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से दूषित होने की संभावना अधिक होती है या फिर संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बहुत जल प्रदूषित होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर प्रदूषित होता रहता है, जिनमें फ्रेंड्स फ्लोराइड उच्च मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड से दूषित होने की संभावना सबसे अधिक जो होती है वो ग्राउंड वाटर से होती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है। किस टाइप की मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिकनी मिट्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्ले जो मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफाइन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि क्लोरोफिल में उपस्थित जो तत्व होता है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है यानी कि Mg। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने वो कभी पहले नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको याद नहीं रखना है, बस आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये फ्रेंड्स कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ C55 याद रखिएगा। ठीक है, C55 H72 O5 N4 और उसके बाद Mg। ठीक है, N4 Mg। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ C55 H72 O5 N4 Mg, ये होता है क्लोरोफिल का सूत्र। इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। जो बीज होता है वो किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स पर्याप्त प्रकाश न मिलने के बावजूद भी जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, सफिशिएंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स किसकी ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, पहला तो धूप है, दूसरा पर्णहरि जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, थर्ड में दिया गया जल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे जो होते हैं वो खाद्य संश्लेषण करते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाते हैं, और इसके लिए क्लोरोफिल, जल और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको पौधे ग्रहण करके भोजन अपना तैयार करते हैं और हमें जो कि ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलानी पट्टिका एक भाग होता है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, चलानी पट्टिका को सेव प्लांट कहा जाता है। सेव प्लांट जो होता है किसका पार्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोसवा। पोसवा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में आप अक्सर आपको पता होता है, लेकिन हिंदी भी याद रखिएगा, पोसवा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम के अंदर ये कहाँ पे होता है, आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? देखिए फ्रेंड्स, कॉर्क का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, CORK कॉर्क होता है। ठीक है, जो कॉर्क होता है वो ऑक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब ऑक यानी कि OAK ऑक। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में देखें तो ऑक नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑक का वनस्पतिक जो नाम होता है वो होता है क्वेरकस। ठीक है, क्वेरकस सुबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोजोपोनिक्स होता है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन को प्रयोग के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये पौधे को उगाने की ऐसी विधि होती है जिसमें भूमि के पौधों को नहीं उगाता है, भूमि में पौधों को नहीं उगाता है, मिट्टी का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। यानी ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? डिसिडुअस जो फॉरेस्ट कहते हैं, डिसिडुअस ट्री कहते हैं, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में अगर हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल की इस यानी कि पर्णपाती वृक्ष के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं पेड़, तो वो होते हैं शीशम, सागौन, टीक। ये तीनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन उदाहरण है, तो बताइए फ्रेंड्स लाइकेन किसके उदाहरण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहजीवियों का, जिसको इंग्लिश में सिम्बियोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लाइकेन जो होता है वो किसका संयोजन प्रस्तुत करता है? तो कवक और शैवाल का संयोजक प्रस्तुत करता है। ठीक है, और ये लाइकेन को वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुँचता है? भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुँचता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासरण दबाव। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए सामान्यतः अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका है, यानी कि पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस दोष के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि नॉर्मल जो हमारे आई होती है वो प्रतिबिंब को रेटिना पे जो कि बनाता है, वास्तविक और उल्टा, याद रखेंगे। यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो रहा है। थर्ड में पढ़ते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ये पॉइंट गलत कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो होती है उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, इस वजह से हम राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया फ्रेंड्स कि दो डाईआफ्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं।
इस संयुक्त लेंस के समूह की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो उत्तल लेंस दिए गए जो कि दो डायऑप्टर के, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि ओरिजिनल अगर हम देखें फ्रेंड्स कि टोटल कितना हो जाएगा, क्लियर। तो टोटल हो जाएगा P1 और P2 मान लेते हैं, तो 2 और 2 यानी कि 4 डायऑप्टर हो जाता है, 4 डायऑप्टर। और आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर हम फोकस दूरी निकालना है तो क्या होता है, F = 1/P, मीटर में निकालना होता है, क्योंकि मीटर में जो डायऑप्टर होता है वो फोकस दूरी मीटर में ही होता है, ठीक है। तो देखिए 1/P लिखते हैं, और 1/P का मतलब 1/4, P का मतलब 4 यहाँ पे, ठीक है। 1/4 में यानी कि फ्रेंड्स 0.25 मीटर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं, कार्य करता है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेरिस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि किस भौतिक घटना के आधार पर ये कार्य करता है। तो पेरिस्कोप की बात करें तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, समतल दर्पण के लिए यहाँ पे कौन सा बात जो कहा गया वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी 0 होती है। देखिए ये पॉइंट गलत कह रहा है, बात यहाँ पे समतल दर्पण की जा रही है। तो समतल दर्पण में फोकस दूरी या फिर कहें या फिर वक्रता त्रिज्या की बात करें वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जरा सा कम होता है। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जितने दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतना ही प्रतिबिंब हमारा उतनी ही दूरी पर बनता है, दोनों इक्वल होता है। तो ये पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या करें कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो इमेज होता है वो वर्चुअल, स्ट्रेट और जो कि लेटरल बनता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो कि सी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो लास्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होती है। ये फिर से गलत कह रहा है। फोकस दूरी मैंने आपको क्या बताया कि इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ पे 200-400 से करने का मतलब कोई नहीं बनता है। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, जो कि सही तरीके से कहा गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनकी घटती हुई तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। घटती हुई क्रम में आपको बताना फ्रेंड्स कि तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में सही विन्यास क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि रेडियो तरंग का होता है, ठीक है। रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम बात करें किसका होता है, तो वो होता है माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म, जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म तरंगों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे जो फ्रेंड्स ज़्यादा किसका होता है। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, घटते क्रम में सजाना, यानी कि सबसे पहले को रखना है, सबसे ज़्यादा वाले को सबसे पहले रखना है, और सबसे जो कम होगा उसको हम लोग लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सूक्ष्म तरंगे जो होता है सबसे ज़्यादा होगा, जो कि अगर यहाँ पे रेडियो तरंग दिया होता तो हम रेडियो तरंग को टिक करते, लेकिन उसके जस्ट पहले सूक्ष्म तरंग होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ए करेक्ट होगा। उसके पहले फ्रेंड्स क्या होता है, अवरक्त, उसके बाद जो कि हम दृश्य कह सकते हैं यानी कि विजिबल रे, और सबसे जो कम यहाँ पे देखें तो एक्स किरण का होता है। सबसे कम मैं आपको बता दूं कि गामा किरण का होता है, उसके बाद एक्स किरण का, उसके बाद फ्रेंड्स अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद आता है आपका विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव, और लास्ट में हमारा होता है रेडियो वेव, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए हो जाता है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है। तो रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त होता है उसका प्रयोग किया जाता है किस चुंबकीय तरंग का, तो वो होता है फ्रेंड्स अवरक्त रे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इंफ्रारेड। क्लियर। मैं आपको बता दूं कि इंफ्रा जो रेड होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का उष्मीय विकिरण होता है, ठीक है, उष्मीय विकिरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था विरंजक चूर्ण के बारे में कि जो क्लोरीन गैस की प्रवाह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विरंजक चूर्ण के निर्माण तैयार करने के लिए जो कि क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सीसा निम्नलिखित में से एक है। देखिए सीसा एक प्रकार का क्या होता है, सीसा जो होता है एक प्रकार का फ्रेंड्स अति शीतित पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जब लोहे में जंग लगता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ तो होता ही होता होगा।
तो देखिए लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ जल होना इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल यानी फ्रेंड्स वहाँ पे नमी होगा तो भी जो कि जंग लग सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि जंग लगने के बाद लोहे का वजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही तरीके से बताते हैं, बढ़ता है या फिर घटता है। आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि जंग लगने के बाद लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। हिमीभवन यानी कि फ्रीजिंग को रोकता है, पेट्रोल को जमने से रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी और इसी कार्य के लिए इनको 1921 में 1921 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है। प्रकाशीय फिल्टर का क्या उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण और समावेशन करना प्रकाशीय फिल्टर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश मात्रक नहीं है यानी कि अदिश राशि है। और वो कौन है जो यहाँ पे अदिश राशि है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अदिश राशि सिर्फ और सिर्फ चाल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आवेग, विस्थापन, टॉर्क यानी कि बल, आघूर्ण की बात करें तो ये सभी के सभी जो कि सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशि के अंतर्गत समय, द्रव्यमान, कार्य, आयतन ये सभी आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी टाइप के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। हम आपके साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।